हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 7 एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1858। 1857 रिवोल्ट को सुप्रेस करने के बाद 1857 की रिवोल्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सुप्रेस कर देती है। उसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट है, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है इंग्लैंड में, वो क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लेकर आती है। 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाती है। और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या क्या चेंजेस की जाती हैं वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पर रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ब्रॉट टू एन एंड। अब 1857 के रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको हटा दिया जाता है। ये रूल जो है, रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ब्रॉट टू एन एंड। ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ख़त्म कर दिया जाता है और डायरेक्ट क्रोन रूल जो है वो लगाया जाता है इंडिया के ऊपर। 1857 की रिवोल्ट के बाद 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या होता है, जो क्रोन है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, 1857 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लेकर आती है। इस एक्ट में जो रूल है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रही थी इंडिया के ऊपर, उसको ख़त्म कर दिया जाता है, एंड कर दिया जाता है और इंडिया केम डायरेक्टली अंडर क्रोन रूल, और इंडिया को डायरेक्टली क्रोन रूल के अंडर लाया जाता है। ब्रिटेन में जो क्रोन रूल चल रहा होता है, उस क्रोन रूल के अंडर इंडिया जो है वो आ जाता है। किंग और क्वीन का जो रूल चल रहा होता है उनके अंडर इंडिया आ जाता है 1857 की रिवोल्ट के बाद। और अब जो गवर्नर जनरल होता है, गवर्नर जनरल जो होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का होता है। गवर्नर जनरल, ईस्ट इंडिया कंपनी अपना गवर्नर जनरल बनाती है। इस गवर्नर जनरल की जगह इसको रिप्लेस किया जाता है वाइसराय के साथ। नाउ गवर्नर जनरल आल्सो कॉल्ड वाइसराय। गवर्नर जनरल को अब क्या बोला जाने लगा, वाइसराय। वाइसराय का मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्रोन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्रोन, क्रोन का रिप्रेजेंटेटिव। वाइसराय कौन था, क्रोन का रिप्रेजेंटेटिव, क्रोन का एजेंट, एजेंट की तरह काम करता था। क्या चेंजेस हुए, 1857 रिवोल्ट हुई। अब जब रिवोल्ट होती है उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सुप्रेस को तो कर देती है, लेकिन जो ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट बैठी होती है वो क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ख़त्म कर देती है, एंड कर देती है और अपना क्रोन रूल जो है वो लागू कर देती है। किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर। इंडिया के ऊपर अब क्या आ जाता है, क्रोन रूल आ जाता है। डायरेक्ट ब्रिटेन का जो क्रोन है, ब्रिटेन की जो क्वीन है, वो रूल करेगी इंडिया के ऊपर। अब ये किस में बोला गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। और जो गवर्नर जनरल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको क्या किया गया, कहा गया, अब कॉल्ड वाइसराय, उसको वाइसराय बोला जाने लगा। गवर्नर जनरल को क्या बोला जाने लगा, वाइसराय। वाइसराय को मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्रोन। लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसराय। पहला वाइसराय कौन बना, जब क्रोन रूल आया इंडिया में के ऊपर, इंडिया में जब क्रोन रूल लगाया गया तो उस टाइम वाइसराय गवर्नर जनरल को वाइसराय बोलना जाने लगा। तो लास्ट गवर्नर जनरल जो था उस टाइम का, जो गवर्नर जनरल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो था लॉर्ड कैनिंग। इसी लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल को क्या बोला जाने लगा, वाइसराय बोला जाने लगा। अब ये क्रोन के साथ अब ये रिप्रेजेंटेटिव बन गया किसका, क्रोन का, डायरेक्ट क्रोन का रिप्रेजेंटेटिव बन गया। पहले ये गवर्नर जनरल था किसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एंड फर्स्ट वाइसराय ऑफ किसका बन गया, क्रोन का, फर्स्ट वाइसराय।
ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एमसीक्यू जो है वो बन सकता है। फर्स्ट गवर्नर, लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अब क्या और क्या चेंजेस आए गए इस 1858 के एक्ट में? बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनको एबोलिश्ड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कौन था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कौन इलेक्ट करता था? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के ओनर। ईस्ट इंडिया कंपनी के ओनर कौन था? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। वो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स क्या करते थे? इलेक्ट करते थे किसको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। किसके ऊपर? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। कौन थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बाद क्या होता है? जो ब्रिटेन के जो लोग होते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं, जब वो ये देखते हैं कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके पास पैसा है, मनी है, दौलत है, इंडिया से लेकर आते हैं, तो उनमें भी लालच आ जाती है, तो वो भी क्या करते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। तो उस टाइम जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट होती है, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट, वो क्या करती है? अपने इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर लेकर आती है। सबसे पहले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट लाती है, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट में कोर्ट ऑफ जो एक्चुअल पावर होती है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही होती है, वो सिर्फ रेगुलेट करती है। उसके बाद जब कंपनी के पास से पैसा ख़त्म हो जाता है, कंपनी कंगाल पड़ जाती है, तो वो जाती है ब्रिटिश में गवर्नमेंट के पास, ब्रिटेन गवर्नमेंट के पास जाती है कि हमें क्या क्या दो? लोन दो। अब वो गवर्नमेंट लोन भी देगी और साथ में रेगुलेटिंग एक्ट भी लाएगी, लेकिन उसमें सिर्फ रेगुलेट करना था। जो एक्चुअल पावर थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास थी। उसके बाद ये लेकर आते हैं क्या? पिट्स इंडिया एक्ट। उस पिट्स इंडिया एक्ट में ये बनाते हैं कि क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाते हैं और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या करता है? कंट्रोल कर लेता है। यहाँ से ब्रिटिश जो है वो कंट्रोल कर लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के होते हैं, इनको अब जब क्रोन रूल लगाया गया इंडिया के ऊपर 1857 की रिवोल्ट के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया। इसमें क्रोन जो है वो डायरेक्ट क्या करने लगा? डायरेक्ट इंडिया के ऊपर रूल करने लगी क्वीन जब ब्रिटेन की, तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एबोलिश कर दिया। उसके बाद जो पोस्ट है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसको शॉर्ट में SOS बोला जाता है। SOS का मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये क्रिएट की गई 1858 एक्ट में। और क्या चेंजेस लाएगी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोस्ट एक क्रिएट की गई 1858, 1857 रिवोल्ट के बाद जब क्राउन रूल आता है। और फिर ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये मेंबर होता है ब्रिटिश कैबिनेट का, ब्रिटिश कैबिनेट का ही मेंबर होता है जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया जाता है इंडिया का। एंड रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, और ये रिस्पॉन्सिबल ब्रिटिश पार्लियामेंट, कौन सी पार्लियामेंट? ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि ये मेंबर होता है कैबिनेट का, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है ब्रिटिश पार्लियामेंट का। इसको क्या बनाया जाता है? SOS सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया बनाया जाता है। इसके लिए 15 मेंबर 15 मेंबर इंडियन काउंसिल वाज क्रिएटेड टू असिस्ट SOS सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल बनाई जाती है। ये 1858 में क्या है, कुछ चेंजेस की गई हैं। उसके बाद हम देखते हैं और क्या किया गया था और क्या क्या चेंजेस की गई 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1757 की रिवोल्ट के बाद। जो मिलिट्री रिफॉर्म हुआ, चेंजेस इन आर्मी, आर्मी में चेंज किया गया। 1857 में
आर्मी जो सिपाहीज म्यूटनी हुई थी उसमें जिन आर्मी मिलिट्री ने इन्फेंट्री ने जो हिस्सा लिया था 1857 रिवोल्ट में, उनको हटाकर जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था 1857 रिवोल्ट को सुप्रेस करने के लिए, उन मिलिट्री ऑफिसर आर्मी को लगाया गया। क्या है मिलिट्री रिफॉर्म कैसे की गई, मिलिट्री रिफॉर्म कैसे हुई? नंबर ऑफ वाइट सोल्जर्स वर इंक्रीज्ड, यूरोपियन सोल्जर्स को नंबर में इंक्रीज किया गया, यूरोपियन सोल्जर्स के नंबर को इंक्रीज किया गया। पहले क्या था, इंडियन सोल्जर्स ज़्यादा थे, यूरोपियन सोल्जर्स कम थे। अब 1858 जब एक्ट लाया 1757 रिवोल्ट के बाद, जब क्रोन रूल आता है, ये क्या करते हैं, यूरोपियन सोल्जर्स को नंबर को इंक्रीज करते हैं और जो इंडियन सोल्जर्स के नंबर को घटा देते हैं। नंबर ऑफ वाइट सोल्जर्स वर इंक्रीज्ड। स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो होती है प्लेस्ड अंडर कंट्रोल ऑफ वाइट ऑफिशियल्स एंड सोल्जर्स, जो सोल्जर्स टेक पार्ट इन रिवोल्ट, वो सोल्जर्स जिन्होंने रिवोल्ट में हिस्सा लिया था वो कौन कहाँ कहाँ के एरिया के थे, अवध के थे, बिहार के थे, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया के थे। अब ये इनको जो है वो रिक्रूट नहीं करेंगे, आर्मी में नहीं लेंगे इन सोल्जर्स को। और सुप्रेस रिवोल्ट, जिन्होंने रिवोल्ट को सुप्रेस किया था वो किस एरिया के हैं, पंजाबी, गोरखाज एंड पठान्स, इन्होंने क्या किया था 1857 रिवोल्ट को सुप्रेस किया था। रिक्रूटेड आइसोलेटेड फ्रॉम नेशनल, इनको रिक्रूट किया। अब 1858 में क्या चेंजेस की, इनको रिक्रूट किया, जिन्होंने सुप्रेस की थी रिवोल्ट इनको रिक्रूट किया आइसोलेटेड फ्रॉम नेशनलिस्ट आइडिया से, ये क्या थे, आइसोलेट थे, इनको ये क्या करेंगे, आर्मी में लेंगे। ये चेंजेस देखे हमने आर्मी में। उसके बाद हमने जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या लेके आती थी, चार्टर एक्ट लेके आती थी। चार्टर एक्ट 1833, 1853, चार्टर एक्ट 1833, 1813 चार्टर एक्ट लेके आती थी। अब उस चार्टर एक्ट की जगह ये क्या लाने लगे, इंडियन कौंसिल एक्ट। क्या लाने लगे, इंडियन कौंसिल एक्ट। इंडियन कौंसिल एक्ट 1861, 1892, इंडियन कौंसिल एक्ट 1809, इंडियन कौंसिल एक्ट 1919। जब क्रोन रूल आता है तो वो चेंज करते हैं, चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आती थी, तो इंडियन कौंसिल एक्ट कौन लेके आएगा, क्रोन रूल जब लगेगा 1858 के बाद इंडियन कौंसिल एक्ट लाया जाएगा। इंडियन कौंसिल एक्ट 1861 को हम पढ़ते हैं। बिफोर 1857 इंडियंस एक्सक्लूडेड फ्रॉम हायर एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियंस को हायर एडमिनिस्ट्रेशन, हायर रैंक नहीं दिया जाता था 1857 से पहले। नाउ अब क्या किया गया आफ्टर 1857, इंडियन कौंसिल एक्ट 1861 में इंडियंस एट हायर लेवल, इंडियन को हायर लेवल में हायर पोस्ट पर लाने के लिए इंडियन कौंसिल एक्ट 1861 को लाया गया। सो दे ब्रॉट दिस एक्ट, इंडियन को हाई ऑफिशियल, हाई रैंक पर लाने के लिए क्या इस एक्ट को लाया गया, इंडियन कौंसिल एक्ट 1861 को। 1853 चार्टर एक्ट में लेजिस्लेचर को स्टार्ट किया गया था। 1853 चार्टर एक्ट में लेजिस्लेचर को स्टार्ट किया गया था, लेकिन इंडियन कौंसिल एक्ट 1861 में, इंडियन कौंसिल एक्ट 1861 में इंडियंस को नॉमिनेट किया जाने लगा। यहाँ पर इंडियंस नहीं थे, यहाँ पर इंडियंस को नॉमिनेट करने लगे, इलेक्ट नहीं किया, नॉमिनेट किया, और नॉमिनेट गवर्नर जनरल करता था। द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के मेन पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले फर्स्ट टाइम इंडियंस वर मेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, पहली बार इंडियंस को लेजिस्लेचर में मेंबर्स बनाया गया। सेकंड, नॉमिनेटेड नॉट इलेक्टेड, नॉमिनेट किया गया था, इलेक्ट नहीं किया गया था। थर्ड, एनलॉर्ज्ड गवर्नर जनरल काउंसिल, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल
थी उसको एनलार्ज किया गया, बढ़ाया गया, और जिसको बोला जाता था इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको क्या बोला जाने लगा, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसका पर्पस क्या था, काउंसिल का पर्पस क्या है, मेकिंग लॉस, लॉ बनाने के लिए। इनके पास रियल पावर नहीं थी, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव जो थे इनके पास रियल पावर नहीं थी, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव नो रियल पावर, merely an advisory body, merely an advisory body, merely an advisory body, रियल पावर इनके पास नहीं थी, merely an क्या थी, एडवाइजरी बॉडी। पर्पस क्या था इनका, मेकिंग लॉस। अब इनके पास क्या क्या राइट्स जो थे वो नहीं थे, नो फाइनेंशियल मेजर्स, फाइनेंशियल मेजर्स, नो फाइनेंशियल मेजर्स, नो कंट्रोल ओवर बजट, बजट के ऊपर इनका कंट्रोल नहीं था, कुड नॉट आस्क क्वेश्चन, लेजिस्लेचर में ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, नो कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के ऊपर इनका कंट्रोल नहीं था, नो बिल पास्ड बाय इट कुड बिकम एन एक्ट टिल इट वाज अप्रूव्ड बाय गवर्नर जनरल, जब तक गवर्नर जनरल का अप्रूवल नहीं होगा तब तक वो बिल जो है वो एक्ट नहीं बनेगा। अब 1858 जब रिवोल्ट होती है 1857 के बाद, जब क्रोन रूल आता है तो उस टाइम क्या होता है, ये अंग्रेज़ क्या करते हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगाते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगाते हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो एंड ख़त्म हो जाती है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं रहती है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करके रूल करते हैं, हिंदू मुस्लिम को अलग करके ब्रिटिशर जो थे वो रूल कर रहे थे, क्रोन जो था वो क्या कर रहा था, रूल कर रहा था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी ख़त्म हो जाती है 1857 के बाद, 1857 के बाद हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। 1857 में क्या थी, यूनिटी थी। 1857 में सभी ने मिलकर रिवोल्ट किया था, सभी ने मिलकर रिवोल्ट किया था। उसके बाद डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेज़ लाते हैं, हिंदू मुस्लिम को अलग करते हैं और फिर खुद रूल करते हैं। और जो एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्मर की तरफ इनका एटीट्यूड कैसा होता है, पहले जो रिवोल्ट हुई थी वो किस वजह से हुई थी, इसी वजह से तो हुई थी, जो सोशल रिफॉर्म हो रहा था सोसाइटी में, जो रिफॉर्म्स हो रहे थे कुछ तो अच्छे हो रहे थे और कुछ रिफॉर्म्स जो थे वो गलत हो रहे थे। अंग्रेज़ जो है कुछ रिफॉर्म्स अच्छे कर रहे थे, जैसे सती सिस्टम हो गया उसको एबॉलिश करना, वीडो रीमैरिज करना, ये अच्छे थे। लेकिन जो मिशनरीज जो वो था मिशनरीज, और एक और था कि जो इंग्लिश एजुकेशन को लाया जाता था, और जो यहाँ के क्या थी जो एंशंट यहाँ का एजुकेशन सिस्टम था उसको वो ख़त्म हो रहा था और इंग्लिश एजुकेशन को लाया जा रहा था। और उस वजह से जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे वो भी बगावत करना शुरू कर देते हैं। और फिर सती सिस्टम को एबॉलिश करना, और फिर जो क्रिश्चियन मिशनरीज लाई गई थी, क्रिश्चियन मिशनरीज क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना, और फिर जो प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है वो दिया जाएगा, अगर आप क्रिश्चियन में कन्वर्ट होंगे तभी आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये एटीट्यूड सोशल रिफॉर्मर्स, ये उस टाइम रिफॉर्म हो रहा था। अब क्या हुआ, ये 1857 के पहले की बात है, इसी वजह से रिवोल्ट जो है 1857 वो होती है। अब 1857 के बाद जब क्रोन रूल लगता है तो वो ये रिफॉर्मर्स को क्या करते हैं, इनका सपोर्ट नहीं करते हैं,
जैसे इनकी जो भी अपनी रिलीजियस जो इनका बिलीफ है वो जैसे आपको करना है वो कर सकते हैं। अब अंग्रेज़ क्या बोलते थे इंडियंस को कि आपका जो रिलीजियस बिलीफ है वो आप जैसे आप कर सकते हो वो करो, हम उसमें कोई भी इंटरफियर नहीं करेंगे। ब्रिटिशर ऑर्थोडॉक्स ओपिनियन जिसका भी है वो जैसे जो बिलीफ रखता है वो कर सकता है, हम उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे, हम कुछ भी आपके सोशल रिफॉर्म जो है वो नहीं करेंगे। स्टॉप्ड सपोर्ट टू रिफॉर्मर्स, रिफॉर्मर्स को सपोर्ट करना इन्होंने बंद कर दिया। ये कुछ चेंजेस हुई थी 1857 के रिवोल्ट के बाद। क्रोन डायरेक्ट क्रोन रूल आ गया था, सीधा जो ब्रिटिश में क्रोन था, जो क्वीन थी वो इंडिया को अब रूल करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।